नमस्कार दोस्तों, टेस्ट ऑफ रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम महमूद गजनवी को पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में हमने मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जो मुस्लिम आक्रमण है ये दो शाखाओं में हुआ। पहली शाखा का नाम था अरब आक्रमण, जिसमें हमने मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ा, और दूसरी शाखा का नाम था तुर्की आक्रमण। इसमें दो आक्रमणकारी पढ़ेंगे हम। पहले वाले का नाम है महमूद गजनवी और दूसरे वाले का नाम है मोहम्मद गौरी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इतिहास लोग पढ़ाते हैं, मैं तुमको फील कराऊंगा, बस पूरी वीडियो देख के जाया करो। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जितने भी एग्जाम से बनने वाले पॉइंट है, क्वेश्चन है, हम उनका भी जिक्र करेंगे। तो बिना ओवरलोड लिए बिंदास से पूरी कहानी सुनो, बहुत मजा आएगा तुमको। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम महमूद गजनवी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उससे पहले चलते हैं। तो इराक में एक शासक था जिसका नाम था अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक के 4 बेटे थे और चारों बेटे चाहते थे कि जल्दी से जल्दी वो गद्दी पर बैठ जाएं। इसके लिए वो लगातार षड्यंत्र रचा करते थे और उन षड्यंत्रों को हर बार असफल कर देता था अल्पतकीन। अल्पतकीन यह अब्दुल मलिक का सेनापति था और यह सेनापति उन चारों पुत्रों के, अब्दुल मलिक के चारों बेटों के षड्यंत्र को असफल कर देता था, जिससे अब्दुल मलिक खुश रहता था। और एक दिन अल्पतकीन पहुंचा और बोला उसने अब्दुल मलिक से कि जनाब, कल आपके चारों पुत्र आपको मारने वाले हैं और यह इनकी है अंतिम योजना है, अब बताइए क्या करना है। तो अब्दुल मलिक कहता है कि देखिए, मुझे भी इस चीज़ की जानकारी लग चुकी है कि चारों पुत्र मुझे मारने वाले हैं, लेकिन इस बार तुम्हें उनकी योजना को सफल होने देना है। अल्पतकीन बोलता है, ऐसे कैसे? बोले कि अब मेरी उम्र हो चुकी है और जब वो काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें वो गद्दी लेने दो, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे लिए मैंने आधा हिस्सा बचा के रखा है। तुमने जीवन भर मेरी बहुत सेवा की और कल तुम चले जाना गजनी प्रांत में और वहाँ पर अपनी नई रियासत स्टार्ट करना। अब भैया एक हुक्म था, अल्पतकीन को मानना था। दूसरे दिन होता यही है कि अब्दुल मलिक की हत्या हो जाती है और यहाँ पर पता चलता है कि आधा शासन, आधी प्रॉपर्टी अल्पतकीन के नाम कर दी भैया अब्दुल मलिक ने। अब चारों बेटे वो छोटा छोटा हिस्सा बांट लेते हैं आपस में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो अल्पतकीन होता है अपना, वो इराक से कहाँ आ जाता है, गजनी प्रांत में आ जाता है। गजनी प्रांत है अफगानिस्तान में है और यहाँ पर अल्पतकीन शासन करता है, आगे अपना सिस्टम जमाता है। यह शांत स्वभाव का शासक था, बढ़िया तरीके से शासन करता है। परंतु सुबुकुद्दीन एक महत्वाकांक्षी शासक था और वो अपने पिता की तरह शांत नहीं रहना चाहता था। उसका उद्देश्य था कि वो इराक पर अपना कब्जा कर ले। इसलिए वो 906 ईस्वी में क्या करता है भैया, आक्रमण करता है इराक पर। जब इसका पता भारत के शासक जयपाल को लगता है तो वो सोचता है कि जो ये सुबुकुद्दीन इराक पर आक्रमण कर रहा है, हो सकता है कल भारत पर भी आक्रमण करे। और सबसे जो पास में देश क्षेत्र था वो था पेशावर। तो उसे पता था कि भैया सुबुकुद्दीन इराक को जीतने के बाद सबसे पहले मुझ पर आक्रमण करेगा, तो क्यों ना मैं ही उस पर आक्रमण कर दूं। वो इराक के अभियान में व्यस्त है तो यह अच्छा मौका है मेरे लिए। ये जयपाल योजना बना रहा है, यह मेरे लिए अच्छा मौका है और क्यों ना मैं भैया गजनी प्रांत पर अटैक कर दूं। और यही सोचकर वो 906 ईस्वी में गजनी प्रांत पर अटैक कर देता है जयपाल। इराक के अभियान में सुबुकुद्दीन व्यस्त है। उसे जब पता चलता है कि भैया एक जयपाल नाम का आदमी गजनी प्रांत पे अटैक कर रहा है, और वो सोचता है कि चलो भैया वापिस चलते हैं, है ना, इराक को तो बाद में जीत लेंगे, पहले अपना घर बचाया जाए। इसीलिए वह वापिस आ जाता है और जयपाल से आमना सामना होता है उसका। और इस युद्ध में जयपाल की पराजय हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सुबुकुद्दीन जयपाल को एक शर्त पर छोड़ता है कि तुमको हर साल कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, तभी जाके हम तुमको छोड़ेंगे। और यहाँ पर मान जाता है भैया जयपाल और वापिस चला जाता है। लेकिन कुछ समय बाद जयपाल टैक्स देना कर देता है बंद और वो बोलता है कि भैया अब हम टैक्स नहीं देंगे। तो फिर यहाँ पर सुबुकुद्दीन क्या करता है, 986 ईस्वी में सुबुकुद्दीन खुद भारत आता है और जयपाल को फिर से हराता है। और यहाँ पर हम मान सकते हैं कि तुर्कियों का जो प्रथम आक्रमण था वो सुबुकुद्दीन के नेतृत्व में 986 ईस्वी में हुआ था भारत के विरुद्ध। अब आगे कहानी और बढ़ती है भैया। गजनी प्रांत में अल्पतकीन के बाद सुबुकुद्दीन के 2 बेटे थे। एक का नाम था इस्माइल और दूसरे का नाम था महमूद गजनवी। इस्माइल बड़ा बेटा था।
सुबुकुद्दीन अपनी गद्दी पर इस्माइल को बैठाना चाहता था क्योंकि बड़ा बेटा था और वो योग्य भी था, लेकिन महमूद गजनबी महत्वाकांक्षी शासक था और उसने कहा कि गद्दी पे बैठेंगे तो अपन ही बैठेंगे, अपने अलावा कोई दूसरा बैठ नहीं सकता। भाई कल इस्माइल को ताज पहनाया जाना है और आज महमूद गजनबी उसकी हत्या करा देता है। अब मजबूरी में सुबुकुद्दीन को अपने छोटे बेटे महमूद गजनबी को राजा बनाना पड़ता है, शासक बनाना पड़ता है। और यहाँ पर फिर भैया क्रूर अत्याचारी शासक महमूद गजनबी गद्दी पर बैठ जाता है और गजनी का प्रांतपति बन जाता है। अब उसका उद्देश्य है ना क्षेत्र विस्तार करना नहीं था। ज्यादातर इससे पहले जो शासक हुआ करते थे उनका उद्देश्य होता था कि भैया हमको अपना क्षेत्र बढ़ाना है, क्षेत्र विस्तार करना है। जैसे देखो अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम कहोगे उनका उद्देश्य था क्षेत्र का विस्तार करना। लेकिन वहीं पर महमूद गजनवी का केवल एकमात्र उद्देश्य था कि वो धन लूटना चाहता था, उसे क्षेत्र विस्तार करना नहीं था। इसलिए वो सबसे पहले क्या योजना बनाता है कि जहां जहां से टैक्स मिलता था उनको वो डबल कर देता है। जहां से मान लीजिए 100 रुपये मिल रहा है तो अब बोल रहा है कि अब 200 रुपये चाहिए। अब भैया इसमें हालत सबसे ज्यादा खराब होती है जयपाल की। वो बोलता है कि बड़ी मुश्किल से हम तुमको लाखों रुपए दे रहे हैं साल का, अब तुम कहो हम 2 लाख देंगे तो भैया ये हमसे नहीं हो पाएगा। जयपाल टैक्स देने से मना कर देता है, बोलता है या तो हम मर जाएंगे या लड़ जाएंगे। अब गजनवी को, महमूद गजनवी को मिलता है मौका कि तुमने ये अच्छा नहीं किया और फिर वो अटैक करता है 1001 ईस्वी में भारत के विरुद्ध। पहली बार 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी भारत पे अटैक करता है। यहाँ पर जयपाल हार जाता है और महमूद गजनवी एक बात कहता है कि देखो भाई तुम पराजित हो चुके हो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरा एक काम करो, मैं भारत में अभियान कर रहा हूँ, तुम मेरे पार्टनर बन जाओ, जो भी अपन लूटेंगे जो भी अपन कमाएंगे दोनों भाई बराबर बराबर बांट लेंगे। जयपाल कहता है देखो तुमने मुझे हरा दिया यहाँ तक तो ठीक है, पर भारत के साथ गद्दारी ये अपन नहीं करेंगे। उसने कहा भैया ये काम हमसे नहीं हो पाएगा और तुम हमें क्या मारोगे। वो तुरंत ही भैया अपने आग को आग लगाता है और जिंदा मर जाता है। कहीं कहीं लोग बोलते हैं कि वो सिंधु नदी में कूद गया और कहीं यह भी जिक्र होता है इतिहास में कि उसने अपने आप को आग लगा ली। कुल मिलाकर उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, ताकि जो महमूद गजनवी है उसका फायदा ना उठा पाए। अब यह जानकारी भारत के बहुत से लोगों को लगती है और सबसे ज्यादा दुख किससे होता है भैया, अपने भाइयों को। और जयपाल का एक भाई था आनंदपाल, उसको पता चलता है कि यार मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ। वो तुरंत अपने और दोस्तों को बुलाता है, जिसमें एक राज्यपाल होता है और भी दोस्त। कुल मिला के वो 3-4 राजाओं को इकट्ठा करता है और फिर वो महमूद गजनवी को चुनौती देता है कि आ जाओ। यानी 1008 और 9 ईस्वी के बीच में एक युद्ध होता है, पेशावर का युद्ध। इस युद्ध में आनंदपाल महमूद गजनवी को टक्कर देता है। महमूद गजनवी को भाई पहले दिन अपनी सेना वापस लेके जाना पड़ता है क्योंकि आनंदपाल बड़ी तैयारी के साथ आया था। महमूद गजनवी दूसरे दिन की योजना बनाता है कि चलो भैया एक दिन तो तुमने हरा दिया, पर दूसरे दिन क्या करोगे। यहाँ पर क्या करता है भैया, वही खेल खेलता है जो हर बार खेला जाता है। वो राज्यपाल को मना लेता है, वो और जो शासक उसका साथ दे रहे थे आनंदपाल का, उन राजाओं को वो मना लेता है, अपने साइड कर लेता है और जिसकी वजह से आनंदपाल हो जाता है अकेला। अब आनंदपाल जानता है कि कल मेरे साथ कोई भी नहीं लड़ने वाला, मैं अकेला हूं युद्ध के मैदान में। लेकिन आनंदपाल पीछे नहीं हटता, बोलता है भैया अब युद्ध हो गया है, या तो मरेंगे या मारेंगे। और अगले दिन फिर से युद्ध होता है और इस युद्ध में आनंदपाल की मौत हो जाती है। अब थोड़ा सा गौर किया जाए कि आनंदपाल जयपाल हार क्यों रहे हैं। तो देखो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इन लोगों के पास है ना हाथी थे। आनंदपाल और जयपाल के पास सेना में सबसे ज्यादा जो चीज थी ना वो हाथी थे। यानी एक शब्द में कहें तो हाथी एक वजनदारी वाला काम है। लेकिन फिर भी ये हार क्यों गए, क्योंकि महमूद गजनवी के पास ऐसे हथियार थे जिसकी वजह से हाथी पागल हो जाते थे। हाथियों को इस तरीके से परेशान करते थे जिससे पागल हो जाते थे। और जब हाथी पागल होते हैं ना तब ये देखते नहीं है कि सामने भैया महमूद गजनवी के सैनिक खड़े हुए हैं कि हमारे खुद के सैनिक खड़े हुए हैं। यानी आधी सेना को तो उन्हीं के हाथियों ने चट कर दिया। ठीक है, तो महमूद गजनवी की जो सबसे बड़ी अच्छी कूटनीति थी ना, उसने आनंदपाल और जयपाल के हाथियों को पागल किया। ठीक है, जिस वजह से कि कहीं ना कहीं आधी सेना जयपाल और आनंदपाल के हाथियों ने चट कर दी। हारने के पीछे दूसरी सबसे बड़ी चीज इनके हारने के पीछे कि पंजाब वाला क्षेत्र जहाँ के जयपाल और आनंदपाल थे, यह गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है। बेसिकली भारत ही गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है। तो जब ये सिंध प्रांत की ओर लड़ने गए तो वहां बहुत ज्यादा ठंडी थी। जब ये महमूद गजनवी
क्योंकि जब लड़ाई होती है ना तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला हमारी सीमा में आता है, हमें दूसरी सीमा के अंदर भी जाना पड़ता है। तो जब भारत के सैनिक सिंध प्रांत के अंदर घुसे या ठंडी क्षेत्रों में घुसे तो वहाँ की जलवायु को सहन नहीं कर पाए सैनिक, क्योंकि बड़ी ठंड पड़ती थी। जबकि महमूद गजनवी के सैनिक बहुत ज्यादा निपुण थे, वो आदी थे, मांस खाते थे कच्चा। मानो महमूद गजनवी की जीत का सिलसिला शुरू ही हो गया। कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और वो 17 बार जीता। गजनवी लगातार जीतता जा रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि जो भारत के शासक हैं वो उससे लड़ रहे हैं, आत्मसमर्पण नहीं कर रहे। लेकिन भैया 1018 और 19 में पाल वंशीय शासक जिसका नाम था राज्यपाल, वो बिना लड़े आत्मसमर्पण कर देता है। ये वही पाल वंशीय शासक है राज्यपाल जिसने आनंदपाल का साथ देने का वादा तो किया था और लड़ा भी था पहले दिन, लेकिन दूसरे दिन युद्ध में नहीं आया था। अब यहाँ पर राज्यपाल बोलता है कि भाई साहब हम तुम्हारे साथ हैं, हमें बख्श दो, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं, तुम जो पूछोगे, तुम जो राज पूछोगे हम सब बताएंगे, तुम मुझे छोड़ दो। महमूद गजनवी छोड़ देता है। लेकिन जब यह जानकारी लगती है एक व्यक्ति जिस चंदेल वंशीय शासक विद्याधर, बुंदेलखंड के महाराजा विद्याधर, जब ये पता चलता है कि राज्यपाल बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया, वो बोलता है कि महमूद गजनवी से तो अपन बाद में निपटेंगे, पहले इस साले कायर से निपटना है राज्यपाल। तो यहाँ पर वो आग बबूला हो जाता है और बोलता है कि भैया महमूद गजनवी से तो हम बाद में लड़ेंगे, पहले हम राज्यपाल की क्लास लेते हैं। और राज्यपाल को बुलाया जाता है और विद्याधर राज्यपाल को बुरी तरीके से हराता है। अब पता किसे चला? अब पता चला महमूद गजनवी को, चूंकि राज्यपाल महमूद गजनवी का क्या था? दोस्त। तो आप जानते हैं कि दोस्त का दुश्मन होता है। यानी अब यहाँ पर दो वीर योद्धाओं की टक्कर होने वाली है, विद्याधर और महमूद गजनवी आमने सामने। भाई युद्ध होना तो तय था, स्वाभाविक वाली बात है, और युद्ध हुआ और यह बहुत नरसंहार वाला युद्ध था। कई दिनों तक युद्ध चला। 1021 के इस कालिंजर अभियान में विद्याधर और महमूद गजनवी आमने सामने भयावह युद्ध में काफी नरसंहार होता है। काफी लोग इधर से मारे जाते हैं, काफी लोग इधर से मारे जाते हैं। महमूद गजनवी सोचता है कि युद्ध अगर लगातार चला तो भैया मेरी सेना तो निपट जाएगी। तो यहाँ पर महमूद गजनवी एक चाल चलता है, बुलाता है उसको खाने पर। देखो, जब दो राजा आपस में युद्ध लड़ते हैं ना, तो जब तक वो मैदान में तब तक लड़ते हैं, इसके बाद फिर वो सुबह शाम भाई घर में बैठ के बात कर सकते हैं, फिर युद्ध नहीं लड़ते, कुछ नियम होते हैं। तो महमूद गजनवी जाता है भाई विद्याधर के पास, वो बोलता है कि सच में तुमसे लड़के लगा कि तुम टक्कर वाले इंसान हो, और मैं तुम्हारे सामने सुझाव रखना चाहता हूँ कि देखो तुम्हारे साइड से काफी लोग मारे जा रहे हैं, मेरे साइड से काफी लोग मारे जा रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो भैया जनता खत्म हो जाएगी। ऐसा करते हैं कि हम संधि कर लेते हैं, हम भैया अपने घर चले जाएंगे और खत्म युद्ध करो, ना तुम हारे ना हम हारे, ना तुम जीते ना हम जीते। विद्याधर सोचता है कि चलो ठीक है, अब जो हो गया सो गया, कहानी खत्म करते हैं। तो यहाँ पर बिना किसी परिणाम के इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। अब महमूद गजनवी सोचता है कि देखो अब तो जाना है हमको, रुकना तो वैसे भी नहीं है, उसका उद्देश्य ही था धन कमाना। अब वो सोचता है कि जाने से पहले लंबा हाथ मारो। क्या करता है वो? रिसर्च करता है कुछ दिनों तक और अपने लोगों से कहता है कि पता करो कि इस भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर माल ही माल हो। तो लोग उसे बताते हैं कि भैया गुजरात में एक मंदिर है, सोमनाथ मंदिर, जहां पर सोना ही सोना है, अपार संपत्ति है। वो कहता है चलो फिर यहीं पर अपना अंतिम प्रयास होगा। और वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ का आक्रमण करता है, जिसे इतिहास में सबसे ज्यादा याद रखा जाता है और यहीं से सवाल बनता है। और इस अभियान में वो अपार धन लूटता है, वो मूर्तियां तोड़ता है, 1000 साधुओं को मार देता है, जिस वजह से वो हजारों साधुओं को मौत के घाट उतार देता है। और उसे पता था कि मुझे यहाँ रुकना नहीं है। ऐसा नहीं है, 1000 साधुओं की मौत को सुनकर हजारों राजपूत लड़ने आते हैं, लेकिन इसमें भी महमूद गजनवी सबको पराजित कर देता है और वो वापस जाने लगता है। जब वापस जाता है ना, तो एक बड़ा दिलचस्प किस्सा होता है कि एक व्यक्ति होता है गोल बाबा। अब देखो, जो तुमको मैं बातें बता रहा हूं इतिहास में नहीं लिखी हैं, क्योंकि इतिहास लिखने वाले भी विदेशी थे। अब विदेशी लोग अपने हिसाब से चीजें लिख गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो तुमको कहीं नहीं मिलेंगी। वो जब तुम अच्छी लेवल की बुक पढ़ोगे ना, तुमको सुनने को मिलेगी। क्वेश्चन बनना ना बनना अलग बात है, लेकिन इतिहास को तुम जरूर जान जाओगे।
तो गौर बाबा का जिक्र आता है। यह क्या करता है, एक राजपूत शासक होता है, इसका उद्देश्य था बदला लेना, और ये क्या करता है, भिखारी का वेश बनाकर जाता है। रास्ते में जब महमूद गजनवी की सेना राजस्थान पहुंचती है तो वो रास्ता भटक जाते हैं। भाई साहब, आधी सेना मौत के घाट उतर जाती है केवल गलत रास्ता बताने पर। यानी वो ऐसे चक्रव्यूह में फंसाता है महमूद गजनवी की सेना कि वापस नहीं आ पाती है। सारे लोग प्यास से तड़प तड़प कर मर जाते हैं। अब कुछ बची हुई सेना है वो जाती है, जैसे तैसे पहुंचते हैं अपने गजनी प्रांत में, और इसी बीच में गौर बाबा भी साथ में जाता है और मौका देख के वो महमूद गजनवी की गर्दन पकड़ लेता है। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पर वो भी मारा जाता है। एक चीज और समझने वाली बात है कि 1025 के बाद उसने 1027 में जाटों के विरुद्ध अभियान छेड़ा था, और इस अभियान में वो जीत गया था और वो अपने प्रांत में चला गया अपार पैसा और धन संपत्ति को कमाते हुए। जब उसके पास अपार पैसा हो गया, उसने कहा भैया अब एक काम किया जाए कि अब इस पैसे का आनंद लिया जाए। अब क्या है कि हर राजा के पास कोई ना कोई इतिहास लिखने वाला व्यक्ति होता था, और उस समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम बड़ा फेमस था किताबें लिखने में, वो हर राजा के बारे में लिखते थे, जिसका नाम था फिरदौसी। महमूद गजनवी फिरदौसी को बुलाता है, वो बोलता है कि हमने तुम्हारा नाम सुना है, तुम्हारी कलम हैरत अंगेज है, तुम हमारे बारे में इतिहास में ऐसा ऐसा लिखो कि लोग मेरे गुणगान करें। मैं तुम्हें हर एक पेज पर, पेज मतलब आयत पर, 100 मुद्राएं दूंगा और तुम लिखो बढ़िया शानदार तरीके से। फिरदौसी कहता है ठीक है, मेरा तो काम ही है लिखना, तुम मुझे को पैसा दे रहे हो, मेरा तो काम ही लिखना है। ऐसे भाई आज क्या है, कोई पार्टी किसी मीडिया वाले को पैसा देती है तो खबर तुम कैसी चाहे बनवा लो, मेरे विरुद्ध है, तुम्हारे विरुद्ध है ना। अभी तुमने एक शब्द सुना हो गोदी मीडिया, अब तुम समझ जाओ, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो बेसिकली क्या हुआ, उस फिरदौसी ने भैया कायदे से महमूद गजनवी के बारे में बहुत सारी अच्छाइयां लिख दी ताकि लोग आगे चल के उसकी प्रशंसा करें, लेकिन उसने एक भी काम अच्छा नहीं किया था। जब फिरदौसी की पूरी किताब लिख गई, शाहनामा, शाहनामा जो कि बड़ी खतरनाक किताब है भैया, शाहनामा को अफगानिस्तान की महाभारत कहा जाता है। इसमें लगभग उस समय के शासकों की अच्छी अच्छी कहानियां देखने को मिलेंगी, ठीक है। हालांकि वो सच है या झूठ है तो ये अपना विषय नहीं है। जब उसकी किताब लिखी जाती है तो वो जाता है महमूद गजनवी के पास, कहता है भैया चलो मुद्रा लाओ मेरी, हर एक पेज पर 100 चांदी की मुद्रा दो। यहाँ पर कहता है कि भाई साहब, उसे कहता है कि आपने तो कहा था कि हम 100 सोने की मुद्राएं देंगे, आप चांदी की क्यों दे रहे, तो गलत बात है। बोले तुमको जो दे रहे हो वो ले लो, वरना हम तुमको मौत के घाट उतार देंगे। वो बोलता है भाई साहब हमको कुछ नहीं चाहिए, हम जा रहे अपने वापस। और यहाँ पर जो अंतिम पेज होता है ना शाहनामा का, उसमें वो ऐसी शायरी लिखता है ना जिसमें भैया महमूद गजनवी की बुराई थी। अब वो शायरी इतनी अच्छी थी कि आए दिन दरबार के लोग सुना करते थे। अब यह बहुत बुराई होने लगी महमूद गजनवी की। उसने जब ये शायरी सुनी, द्वारपालों ने कहा यार ये आदमी तुम्हारे बारे में बहुत गलत लिख रहा है, इसको 100 मुद्राएं दो, बहुत बुराई कर रहा है। तो यहाँ पर महमूद गजनवी उसे 100 सोने की मुद्रा देने के लिए उसके घर कुछ सैनिक पहुंचाता है। अब वो वहां जाकर देखता है कि वहां तो फिरदौसी की भाई मौत ही हो चुकी है, और उसकी लड़की को बोलते चलो तुम ले लो। बोले हमको नहीं चाहिए, तुमको जब तुम्हारे पास जब वो आए थे तब तो तुमने दी नहीं, अब मैं इसका क्या करूंगी। यानी वो वापस चले जाते हैं। अब तुम समझो कि केवल उस श्लोक की वजह से महमूद गजनवी की वास्तविक सच्चाई हमारे पास आ जा पाई कि वो कितना क्रूर और बेकार सा सकता। उसके बारे में फिर और चीजें लिखी उसकी लड़की ने। यानी उसकी भाई उस किताब में अगर 1000 पेज थे ना, तो 999 पेज में केवल अच्छाइयां थी, केवल एक पेज ने उन सारी कहानियों को झूठा साबित कर दिया। तो ये होती है भैया लेखक की कलम की ताकत। और कहीं ना कहीं एंड के टाइम पे महमूद गजनवी का जो जीवन है बड़ा कष्टदायक होता है। वो बीमार पड़ जाता है, और कहीं से भी वो इलाज कराता है तो उसका समाधान नहीं हो पाता है। वो अपने ढेर सारे धन को देखता है, लेकिन उसका कोई उस समय ऐसा कोई वैद्य नहीं था, ऐसी कोई दवाई नहीं थी जो उसकी बीमारी का इलाज कर सके। वो बेइंतहा था, अकेला था, बेसहारा था, और उसने खुद लिखना शायरी स्टार्ट कर दिया था। बड़ी शानदार शायरी लिखता था जो कि वीडियो के एंड में तुमको सुनने को मिलेगी। उसे लास्ट में समझ में आ गया था धन किसी काम का नहीं है, और फाइनली वो मारा जाता है एरिया नाम की बीमारी से। हालांकि उसका आज इलाज हो गया है। तो इस तरीके से कहानी थी, बड़ी शानदार कहानी थी। आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है।
अब हम पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट जरूर करें। चलिए तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जहाँ से तुम्हारे एग्जाम में सवाल आने ही आने हैं। ये तुझे देता है दिल दुआएं बहुत, शब्द फिराक के पहलू में है बलाएं बहुत, इसीलिए तुझे देता है दिल दुआएं बहुत, शब्द फिराक के पहलू में है बलाएं बहुत। मैं नफरतों की तरफ एकदम नहीं आया, मोहब्बतों की मिली है मुझे सजाएं बहुत। हुआ गरीब तो तन्हा खड़ा हूं रस्ते में, भरी थी जेब तो थे लोग दाएं बाएं बहुत। हमारे हक में नहीं है फिजा जमाने की, लगे जो जख्म तो चलने लगे हवाएं बहुत।